स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। देखो, रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक का नाम है आज का, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहूँ साइड में लिख भी देता हूँ रिमाइंडर। रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में, आज की इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं। अब देखो, रिमाइंडर की अगर हम बात करेंगे, रिमाइंडर क्या होता है, जैसे अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा, अ, सबसे पहले ना एक बात समझिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास क्या है, 5 है मेरे पास, ठीक है। मैं इस तरह से लेके चल रहा हूँ। तो मैं 5 को जब 4 से डिवाइड करता हूँ, फिर 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा। जब मैं 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये बताना है, बताइए। जब मैं 5 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ, मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिवाइड करें, इस तरह से डिवाइड क्या करते हैं, 2 को 2 से किया 4, ये 1 मेरे पास रिमाइंडर बच जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, रिमाइंडर मेरे पास 1 आ रहा है। या फिर अगर मैं यहाँ से काटने का ट्राई करूँ, सिंपल लैंग्वेज में जैसे कैलकुलेशन करते हैं, 2 को 1 से करोगे 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, तो 1 एक्स्ट्रा बच गया, तो वो मैं बोलूंगा रिमाइंडर मेरे पास बच जाता है। तो ये जो रिमाइंडर हमारे पास होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। तो रिमाइंडर नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव कैसे होता है, अगर मैं 5/2 लिखूं, ठीक है, तो 2 के टेबल में क्या होता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। तो ऐसे केस में हम एक स्टेप आगे चले गए ना, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारे पास -1 आ रहा है। तो हमारे पास रिमाइंडर ये -1 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली में -1 तो आंसर आएगा नहीं, आंसर तो 1 आना चाहिए। तो ऐसे केस में जो हम नेगेटिव लेके चलते हैं, तो फाइनल आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने अपने हिसाब से रिमाइंडर निकाला और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, इन दोनों को प्लस करना होता है। या फिर 2 - 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये एग्जैक्ट रिमाइंडर हमारे पास आ चुका है। एक एग्जाम्पल और लेके करवाता हूँ, फिर आपको और क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ 5 की, 5 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, रिमाइंडर क्या आ जाएगा। मैं बोलूंगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 आ जाएगा, और एक्स्ट्रा मेरे पास 2 बच गया, तो 2 मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा। ये हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। मैं और क्या बोल सकता हूँ, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि 5 डिवाइड में जब मैं 3 करूंगा, तो 3 के टेबल में 6 भी आता है, क्योंकि मुझे इसके आसपास ही आना है। तो 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 6 आ जाएगा। तो 6 जब मेरे पास आ रहा है, तो मेरे पास कितना रिमाइंडर बच रहा है, मेरे अकॉर्डिंग -1 रिमाइंडर बच रहा है ना। क्योंकि एक स्टेप कम यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरे पास, मैं एक स्टेप आगे चला गया हूँ। तो एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 और -1 को ऐड करना पड़ेगा। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, 2 आंसर आ जाएगा। तो जो देखो सेम आंसर आ रहा है ना, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप नेगेटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट भी ले सकते हो, पॉजिटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट भी लेके चल सकते हो, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर आपको समझ आ रहा होगा। फाइनल जाके आंसर सेम ही आता है, जैसे मर्जी कंसेप्ट आप लगाओ। ये किसमें किसी तरह का डाउट है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर में। ये हम यूज कब करते हैं, जब कैलकुलेशन बड़ी होती है ना, तब हम इसको इस कंसेप्ट को यूज किया करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 13 आ चुका है, ठीक है। 13 डिवाइड बाय मैं 3 करता हूँ, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, मेरे को 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12, तो रिमाइंडर मेरे पास 1 आ रहा है, पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। तो मैं 15 भी कर सकता हूँ, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, जब मैं 15 लेके चल रहा हूँ, तो रिमाइंडर मेरे पास -2 आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 - 2 आंसर 1 आ जाएगा। तो भाई सेम आंसर आ गया। ये है पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने कैसे उनको सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखते जाऊंगा। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आके आपको बोला ये सॉल्व करके बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। क्वेश्चन में आपको बोला 29 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 65 डिवाइडेड बाय 7। ये क्वेश्चन आपको सामने दे दिया और बोला बताओ इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा। इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा ये कैलकुलेट करना है। फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वहां पर बोला हुआ है 17 मल्टीप्लाइड बाय 155 मल्टीप्लाइड बाय 56 मल्टीप्लाइड बाय 110 डिवाइडेड बाय 3। इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा ये भी आपको बताना है। ये दो क्वेश्चन ट्राई करो, इनका आंसर क्या हो जाएगा,
तो मैं आपको एक दो एग्जांपल और करवा देता हूँ रिमाइंडर वगैरह वाली। ये पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है और नेगेटिव रिमाइंडर क्या है। देखिए रिमाइंडर मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको मैंने बोला कि सिंपल से एग्जांपल लेके चलते हैं, तो 17 आ जाता है, ठीक है। आपको बोलता हूँ 17 मेरे पास आ रहा है, उसको डिवाइड करना है 4 से। तो मैं बोलता हूँ 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 से 16 आता है, तो मेरे पास 1 बच चुका है। तो 1 क्या है, रिमाइंडर है। अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट लगाना चाहूंगा, तो मैं इस नंबर से थोड़ा आगे की तरफ जाता हूँ। तो 4 के टेबल में 20 भी आता है, 4 को 5 से 20 आ जाएगा। तो मेरे पास 20 आ रहा है, 3 एक्स्ट्रा आ चुका है मेरे पास। तो यहाँ पे रिमाइंडर -3 आ चुका है। तो एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए क्या करूंगा, जो मेरे पास जिसे मैं एक्चुअली डिवाइड कर रहा था और जो मेरे पास रिमाइंडर आया है, इनको ऐड कर दूंगा। तो 4 में से 3 या फिर माइनस बोलो, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पर भी 1 था, मेरा भी आंसर 1 आ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं, तो हमने क्या करना होता है, हमें इसका रिमाइंडर निकालना होता है। तो देखो सिंपल सा, अगर मैं इसको बेसिक तरीके से करवाऊँ ये वाला क्वेश्चन, तो आपको पता है 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते 28 आता है, तो एक रिमाइंडर बच जाता है। तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 49 आ जाता है, तो एक रिमाइंडर बच जाता है। मैं फिर से 1 लिख दूंगा। 7 को मल्टीप्लाई करो, 9 से 63 आता है, तो 2 रिमाइंडर बच जाता है, मैं 2 लिख दूंगा। मैंने क्या कर दिया, इन सभी को मल्टीप्लाई करने की बजाय यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहे हैं वो रिमाइंडर मैंने लिख दिए। डिवाइड बाय 7 था, उसको एज इट इज कर दिया, ठीक है। या फिर 7 की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं 7 के टेबल से काट रहा हूँ। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है, 1 को 1 से करो 1, 1 को 2 से करो 2, तो 2 मेरे पास आंसर आ चुका है, 2 ही मेरे पास रिमाइंडर आ चुका है। ये मेरे से पूछा हुआ था। तो सिंपल कंसेप्ट, मैंने इन सभी को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करने के बजाय मैंने क्या करा, यहाँ पे सभी के रिमाइंडर लिखना स्टार्ट कर दिया कि 7 से डिवाइड करने पे कितना कितना रिमाइंडर आ रहा है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, और फाइनली जाके आंसर 2 आया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया, तो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा ये आपने ट्राई करना है, ट्राई करो। जब आप वो क्वेश्चन ट्राई कर लोगे, तब तक एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखूंगा, फिर आपने वो क्वेश्चन में ट्राई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 1551 मल्टीप्लाइड बाय 569 मल्टीप्लाइड बाय 1101 डिवाइडेड बाय 4। ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने, इसका रिमाइंडर बताना क्या हो जाएगा। देखो अब इस केस में रिमाइंडर हमें चेक करना है, ठीक है। अभी थोड़े से हम कंसेप्ट और यूज करते हैं अपने। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ लिया हुआ है, डिवाइड बाय 3 आ रहा है, ठीक है। डिविजिबल, इस क्वेश्चन को और सिंपल बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, जैसे पहले वाला क्वेश्चन कराया, आप सेम उसी तरीके से भी कर सकते हो कि 3 को डिवाइड करो, 3 5 15, तो 2 रिमाइंडर आ गया। इसमें भी देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, उस कंसेप्ट से भी कर सकते हो। लेकिन अगर नंबर और ज्यादा बड़े होते, जैसे 17353 होता, 15542 135 ऐसे नंबर होते, तो कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट बन जाता। तो ऐसे केस में आपने 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या पढ़ा हुआ है, जितने भी डिजिट हैं उनका सम जो है वो करना होता है। अगर वो 3 से डिवाइड होगा, तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, है ना। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट करवाया था। तो मैं इन सभी का डिजिटल सम लिखता हूँ। 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 + 5 10 + 1 11 हो जाएगा। क्योंकि अगर डिजिटल सम डिवाइड होगा 3 से, तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 5 + 6 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 2 + 0 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बना दिया ना सिंपल अब, है ना। अब क्वेश्चन हो गए सिंपल, क्योंकि पहले मुझे ये सारे बड़े बड़े नंबर थे। अगर और बड़े नंबर भी थे तो भी मैं ये कंसेप्ट लगा सकता था। 3 से दिया हुआ है, डिविजिबिलिटी सम मुझे निकालना था, है ना। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 6 आता है, तो 2 मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है ना। फिर जब मैं 3 की बात करता हूँ, अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट लगाऊंगा, तो 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से 12 आ जाता है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, -1 मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से 12 आ रहा है, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 का 2 ही रिमाइंडर मेरे पास आ रहा है, ठीक है। इस तरह से देखो, 2 को मल्टीप्लाई करो -1 से, तो -2 आ जाएगा। -2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, -2 आ जाएगा। अगर इसमें भी नेगेटिव वाला कंसेप्ट लेके चलूंगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा, तो रिमाइंडर मेरे पास अभी भी क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो मतलब 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, -2 आ जाएगा। -2 को मल्टीप्लाई करो -1 से, +2 आ जाएगा।
+2 को मल्टीप्लाई करो -1 से -2 आ जाएगा, तो -2 मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन जब भी मेरे पास आंसर माइनस में आता है, नेगेटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट लेके चलता हूँ, तो जिसे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो ऐड करना होता है, तो -2 + 3 मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो मैं पुराने पे फर्मेट थ्योरम पे फोकस करते हैं, फर्मेट थ्योरम पे फोकस करते हैं। ठीक है, फर्मेट थ्योरम क्या कहती है, इसमें हमारे पास प्राइम नंबर का होना जरूरी है, इसमें हमारे पास प्राइम नंबर का होना जरूरी है। एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, फिर क्वेश्चंस लिखेंगे, फिर हमारे लिए इजी बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ A/P, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, और ऐसे जब भी कंडीशन बनेगी तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बन जाएगा। ठीक है, अभी जो पुराना वाला फर्मेट थ्योरम की बात करते हैं, फर्मेट थ्योरम में कंडीशन क्या है, ये भी रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आता है कि आप बताइए हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा। लेकिन कंडीशन ये कि फर्मेट थ्योरम तभी हम यूज कर पाते हैं जब नंबर हमारे पास प्राइम नंबर होंगे, और क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होना चाहिए कि हमारे पास ऊपर एक नंबर होगा, ऊपर कुछ भी नंबर हो, लेकिन नीचे हमारे पास प्राइम नंबर होना चाहिए, और जो पावर होगी वो प्राइम नंबर -1 होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है 17/11 और पावर दी है 10 हमारे पास। अब इसमें कंडीशन क्या है, जो डिनोमिनेटर में मुझे नंबर दिया गया वो कैसा नंबर है, वो एक प्राइम नंबर मुझे देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे 11 क्या है, प्राइम नंबर है, और यहाँ पे जो पावर दी गई है वो प्राइम नंबर 1, 11 है प्राइम नंबर, उसमें से 1 माइनस करो, 10 मेरे पास आता है, तो पावर मुझे ये दी हुई है। ये कंडीशन होगी तब हम फर्मेट थ्योरम लगा पाएंगे। और ऐसे केस में जब भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया करेगा, रिमाइंडर हमारे पास 1 आया करेगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको दिख गया जहाँ पे डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर आपको देखने को मिल रहा है और आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, तो सिंपल से फर्मेट थ्योरम लगा दो, पावर क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर -1। अगर यह कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो रिमाइंडर डायरेक्टली आपके पास -1 आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, 53 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 5 है, और पावर आपको 4 दी गई है। 5 एक प्राइम नंबर है, और जो पावर है वो 5 - 1 मतलब 4 दी गई है। अगर पावर ऐसे दी गई, इसका मतलब क्या है, हमारे पास रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्मेट थ्योरम का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ आ रहा है, फर्मेट थ्योरम का स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो जरूर बताइएगा, कुछ और क्वेश्चन कवर करेंगे। देखो, जो सिंपल मैथ रहता है, सिंपल मैथ तो ये रहता है हमारे पास, जो आपको मैंने बताया फर्मेट थ्योरम का, कि नीचे प्राइम नंबर है, ऊपर पावर प्राइम नंबर -1 आ रही है, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। लेकिन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ 17/11, नीचे अभी भी हमारे पास प्राइम नंबर है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कराऊंगा, जैसे 17/11 मुझे दिया गया है, लेकिन पावर इस पर 120 दे दी गई है, तो क्या यहाँ पे मैं फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। उससे पहले जो कंफ्यूजन है मैं दोबारा से क्वेश्चन कराऊंगा। फॉर्मेट थ्योरम की कंडीशन क्या है, जब भी डिनोमिनेटर में बस प्राइम नंबर होगा तब हम ये फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे ऊपर जो मर्जी नंबर दिया हो, ऊपर मुझे दिया हो, जैसे मान के चलो ऊपर मुझे 54 दे दिया है, लेकिन नीचे मुझे क्या बोला हुआ है, नीचे प्राइम नंबर दिया 13, नीचे प्राइम नंबर दिया हुआ 13, और जो पावर है वो ये प्राइम नंबर -1 है, मतलब 13 - 1 कितना होता है, 12 है। अगर ये कंडीशन है, ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने बन चुका है कोई भी, तो इसका मतलब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि नीचे मेरे पास प्राइम नंबर होना चाहिए और जो पावर होगी वो प्राइम नंबर -1 होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन होगी तो रिमाइंडर मेरे पास कितना हो जाएगा, रिमाइंडर मेरे पास 1 हो जाएगा। लेकिन अभी समझ आ रहा होगा ना। लेकिन इसी केस की अगर हम बात करें, जब आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, अभी ऊपर 17 है, ऊपर जो मर्जी हो, लेकिन नीचे प्राइम नंबर है, ठीक है, लेकिन पावर मुझे देखने को मिल रहा है 11 - 1 10 तो है ही नहीं। यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर 120 है। यहाँ पर भी फर्मेट थ्योरम अप्लाई होती है, वो कैसे, वो समझिए। यहाँ पर फर्मेट थ्योरम कुछ इस तरह से अप्लाई होती है कि प्राइम नंबर -1 मेरे पास कितना था, 10 आता है, जो पावर है वो 10 तो है नहीं है, लेकिन 10 का मल्टीपल जरूर है, मतलब ये वो नंबर है जो 10 के टेबल में आता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो भी फर्मेट थ्योरम अप्लाई हो रही है, इसका मतलब रिमाइंडर अभी भी कितना हो जाएगा, रिमाइंडर अभी भी 1 हो जाएगा। क्या डाउट है किसी तरह का, बताइए, वरना आगे प्रोसीड करूंगा। अगर डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आपने सॉल्व करना है। 17/5 इसकी पावर 4,
यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करके बताइए, फिर एक क्वेश्चन और लिखूंगा वहां पर रिमाइंडर बताएगा कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1777 अपॉन 17 की पावर 48। पहले इसमें रिमाइंडर कितना हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर -1 दिया पावर में, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। लेकिन इस केस में रिमाइंडर क्या होगा ये मुझे बताने कैलकुलेट करके। तो हाँ, केस जो मर्जी हो, डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी हम फर्मेट थ्योरम लगा पा रहे हैं। एग्जाम में डायरेक्टली जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा, आपको दिखेगा डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जिसको ये तरीका पता होगा रिमाइंडर 1 आंसर आ जाएगा। हाँ, रिमाइंडर नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए और ऊपर प्राइम नंबर -1 होना चाहिए। या फिर इस केस की बात करेंगे, नीचे प्राइम नंबर है 17, ऊपर जो पावर है वो प्राइम नंबर -1, 16 तो है नहीं, लेकिन 16 के टेबल में आने वाला कोई नंबर है, मतलब 16 का मल्टीपल है। तो इस केस में भी रिमाइंडर मेरे पास क्या हो जाएगा, इस केस में भी रिमाइंडर मेरे पास 1 हो जाएगा। कंडीशन देखिए, वो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। या तो जो पावर है वो प्राइम नंबर -1 होनी चाहिए, या फिर पावर जो है वो प्राइम नंबर -1 करने पे जो आता है उसका मल्टीपल, मतलब उसके टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे देखा 17 में से 1 माइनस करके 16 आ रहा है और 16 के टेबल में 48 आता है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पर भी जो रिमाइंडर है वो 1 हो जाएगा। बस ये वाला आता है, देखो a+1 की पावर n अपॉन a। ये बड़े कॉमन से केस हैं, जनरल एग्जाम में इस केस से क्वेश्चन आता रहता है। जब भी ऐसा केस हमारे पास आएगा तो भी रिमाइंडर हमारे पास कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 1 हो जाएगा। दूसरे केस की बात करेंगे, दूसरा केस हमारे पास आता है a की पावर n अपॉन a+1। ये वाला केस आ गया। इस केस में अगर n हमारे पास ऑड होगा तो रिमाइंडर हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास a हो जाएगा। और अगर n हमारे पास इवन होगा तो रिमाइंडर हमारे पास 1 हो जाएगा। इसी पे कुछ क्वेश्चन लिखूंगा फिर आपको क्लियर होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपने आंसर बताना है, ठीक है। वहां से आपको स्ट्रक्चर भी समझेगा, स्ट्रक्चर क्या यहाँ पे चल रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 4/3 की पावर 4। फिर दूसरा लिखा हुआ है 4/3 की पावर 17। इन दोनों केस में रिमाइंडर क्या आएगा। फिर दूसरी तरफ बोला हुआ है 4/5 की पावर 3। फिर बोल रहा है 4/5 की पावर 4। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, पहले उस पर फोकस कर लेते हैं, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कवर कर लोगे। जैसे यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर है कि हमारे पास जो नीचे नंबर है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, जैसे ए नंबर मुझे देखने को मिल रहा है। ऊपर क्या है, ऊपर जो नंबर मुझे दिया गया नीचे, इसका एक स्टेप एक्स्ट्रा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ नीचे नंबर 3 दिया हुआ है, ऊपर क्या नंबर है 3+1 4 दिया हुआ है। फिर पावर जो मर्जी हो, रिमाइंडर मेरे पास 1 आएगा। तो ऐसे केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही केस है, तो नीचे नंबर दिया गया है उसमें एक स्टेप ऐड कर दो तो भी 4 बन रहा है मेरे पास। पावर जो मर्जी हो, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इन दोनों केस में मेरे पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इन दोनों केस में जो रिमाइंडर है मेरे पास वो 1 हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पे। दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में हमारे पास जो ऊपर नंबर है उसका एक स्टेप बढ़ा के डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। जैसे 4 हमें दिया हुआ है तो 4+1 5 नीचे की तरफ आ रहा है। 4 है, 4+1 5 नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसे केस में रिमाइंडर डिपेंड करता है कि जो आपके पास पावर है वो ऑड है या इवन है। अगर पावर आपके पास ऑड होगी तो रिमाइंडर हमारे पास ये वाला नंबर हो जाएगा। अगर पावर हमारे पास इवन होगी तो रिमाइंडर हमारे पास 1 हो जाएगा। जैसे इस केस में हम बात कर रहे हैं ए, नीचे a+1 दिया हुआ है, मतलब 4, 4+1 5 दिया हुआ है। हमने पावर चेक करा, पावर कैसी है, ऑड है। जब पावर ऑड होगी तो ये जो नंबर है हमारे पास ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस केस में रिमाइंडर हमारे पास 4 हो जाएगा। दूसरे केस में देख हमारे पास 4 और 4+1 5 देखने को मिल रहा है। पावर हमारे पास इवन नंबर है। अगर इवन नंबर पावर आ रही है
तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि देखो नंबर इंक्रीमेंट हो रहे हैं, चाहे नंबर नीचे दिया गया है और ऊपर एक स्टेप बढ़ रहा है, चाहे नंबर ऊपर दिया गया है एक स्टेप नीचे की तरफ बढ़ रहा है, हर केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है, एक केस छोड़ के। वो कौन सा केस कि नंबर एक स्टेप नीचे की तरफ बढ़ना चाहिए और पावर आपके पास ऑड होनी चाहिए। इस केस में जो रिमाइंडर है वो ये नंबर बन जाएगा, बाकी सभी केसेस में रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं 2023 तक के पेपर में। इन फॉर्मूला से इवन एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये फॉर्मूलाज की इंपॉर्टेंस समझिएगा, इनको अच्छे से कवर कीजिएगा। इसमें किसी तरह का डाउट है तो बताइए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है तो फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट 73/74 और पावर दी गई है 124। इस केस में बताओ रिमाइंडर क्या हो जाएगा? इस केस में रिमाइंडर बताओ क्या आ जाएगा? 73/74 और पावर दी गई है 124। क्योंकि हमें पता है 73 है, नीचे 73 प्लस 1 74 आ रहा है और पावर 124 मतलब इवन नंबर है, तो रिमाइंडर मेरे पास 1 आ जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ 55/56 पावर है 123, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा? मुझे पता है ऊपर नंबर ए है और नीचे एक स्टेप इंक्रीमेंट हुआ 51 + 56 बना हुआ है, ये वाला पैटर्न बन रहा है। पावर ऑड है, जब पावर मेरे पास ऑड होगी तो यही नंबर जो मेरे पास रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब इस केस में रिमाइंडर मेरे पास कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट था, समझ आ गया? ऑड वाला कंसेप्ट भी क्या था? अब देखो हमने अभी तक जो रिमाइंडर हम कैलकुलेट कर रहे थे, एक तो जो बेसिक जो कंफ्यूजन क्रिएट थी उसको हम साइड कर लेते हैं फिलहाल। आगे की तरफ जब मैंने बढ़ना स्टार्ट करा, फर्मेट थ्योरम पे हमने फोकस करा। जब हम फर्मेट थ्योरम पे फोकस कर रहे थे वहां पे कंडीशन थी कि हमारे पास प्राइम नंबर होना चाहिए, तो हम वहां पे रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे थे। फिर हमने ये फॉर्मूलाज देखे, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास रिमाइंडर कैसा आ रहा है, लेकिन इसमें यह फर्क पड़ता है कि जो नंबर हमारे पास है वो एक स्टेप बड़ा होना चाहिए। अब एक स्टेप नंबर इंक्रीमेंट हो गया, चाहे ऊपर आ रहा है चाहे नीचे आ रहा है, अगर ऐसी कंडीशन हो गई 73/74 या 74/73, ये आसपास वाले नंबर होंगे तब भी मैं ये यूज कर पाऊंगा, वरना ये भी नहीं यूज कर पाऊंगा रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए। तो ये भी हमने यूज कर लिया। फिर एक और तरीका हम यहाँ पे यूज करते हैं रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है साइक्लिसिटी थ्योरम वाला। वो होता है साइक्लिसिटी थ्योरम वाला। साइक्लिसिटी थ्योरम में कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर आस-पास है, दूर है, प्राइम नंबर है, कैसा नंबर है, आप वो हर जगह यूज कर सकते हो। जैसे साइक्लिसिटी थ्योरम की मैं बात करूंगा, एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना? साइक्लिसिटी थ्योरम की बात करेंगे, एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ 32/7 की पावर 32। ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये ऐसा है कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा वहां पर इसे अप्लाई कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये रहने वाला है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा आप इसको यहाँ पर अप्लाई वगैरह कर सकते हो, ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इसको ट्राई करो, आंसर क्या आएगा फिर हम आगे कवर करेंगे, ठीक है? इसको ट्राई करो। देखो यहाँ पर क्या साइक्लिसिटी वाले केस में क्या होता है, आपको पहले पावर पे फोकस करना ही नहीं है, आप पहले सिंपल क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। 32 डिवाइड बाय 7 को रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा? हमें पता है 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से 32 आता 28 आता है, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बच जाएगा? रिमाइंडर मेरे पास 4 बच जाएगा, है ना? तो 4/7 कर रहा हूँ फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि रिमाइंडर मेरे पास कितना आ रहा है? रिमाइंडर मेरे पास 4 आ रहा है ना? तो 4/7 करके चल रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को फिलहाल। जो आपको बस रिमाइंडर आता है वो आप रिमाइंडर यहाँ पे लिख दो। अब आपको क्या करना होता है? अब आपको फोकस करना होता है पावर की तरफ। अब आपको फोकस किस पे करना होता है? पावर की तरफ। तो अब आपको क्या करना है? आपको इस क्वेश्चन को तब तक रिपीट करना है जब तक आपका जो आंसर है वो 1 ना आ जाए, यानी कि साइक्लिसिटी आपका 1 ना आ जाए, जब तक क्वेश्चन रिपीट करना ना स्टार्ट हो जाए। तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है? आपको पहले 4 दिया गया है, तो 4 डिवाइड बाय 7 करो, कितना आंसर आ रहा है? 3 आंसर आ रहा है। जब तक रिमाइंडर 1 ना आ जाए तब तक कंटिन्यू चलते जाओ। अब 4 है, 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16/7 जब आप सॉल्व करोगे, इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा?
इस केस में रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ये भी मेरे काम का नहीं है। अब 4 का क्यूब करो, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 डिवाइड बाय 7 करोगे, इस केस में मेरे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो जब तक रिमाइंडर 1 ना आए तब तक आगे प्रोसीड करना होता है। आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? एक बार चैट सेक्शन में बताइएगा। देखो हमने यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर हमने लिख दिया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो 28, तो 4 मेरे पास रिमाइंडर बच गया तो मैंने 4 लिख दिया डिवाइड बाय 7 एज इट इज। अभी मैं पावर पे फोकस कर ही नहीं रहा हूँ, अभी मैं साइक्लिसिटी की तरफ जा रहा हूँ। तो पहले 4 डिवाइड बाय 7 जब मैं करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ रहा है, रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पे 4 आ रहा है ना। 7 को मल्टीप्लाई करो 0 से 0 और 4 मेरे पास बच जाता है। जब तक आंसर मेरे पास 1 आ रहा है तब तक मुझे प्रोसीड करना है। अब मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ वो 16 आता है, तो 16 डिवाइड बाय 7 करूंगा मैं, तो 7 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 14, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, अभी भी 1 आंसर नहीं आया। तो मैं 4 का क्यूब करता हूँ वो मेरे पास 64 आ जाएगा, तो 64 डिवाइड बाय 7 हमने सॉल्व करना है। तो 7 को मल्टीप्लाई करो 9 से 63, रिमाइंडर मेरे पास 1 आ जाता है। तो साइक्लिसिटी मेरे पास क्या आ गई, साइक्लिसिटी मेरे पास इस केस में 3 आ चुकी है। मतलब 3 स्टेप के बाद जो आंसर मेरे पास है वो 1 आ रहा है। ठीक है, 3 स्टेप के बाद जो आंसर मेरे पास है वो 1 आ रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास 3 आ चुका है। इसके बाद आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो हमें क्या करना होता है, जब हमारे पास साइक्लिसिटी आ चुकी है तब हमें पावर को डिवाइड करना होता है। जब हमारे पास साइक्लिसिटी आ जाती है अब हम साइक्लिसिटी को पावर से डिवाइड करते हैं। ये जो मेरे पास था इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, 4/7 एज इट इज लिखूंगा। जो मेरे पास पावर है उसे मैं साइक्लिसिटी डिवाइड करूंगा, 32 डिवाइड बाय 3 मेरे पास आ जाएगा। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करो 10 से 30 आता है, रिमाइंडर 2 मेरे पास बच जाता है। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 4 की पावर 2 16, 16 अपॉन 7 मुझे सॉल्व करना है, रिमाइंडर मेरे पास 2 आ जाएगा। ये तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बस फिर से रिवाइज कराऊंगा, फिर से रिपीट करूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो जो भी नंबर हमारे पास होता है वो नंबर हमें एज इट इज है, हमें इसको पहले डिवाइड करना सिंपल तरीके से। जब हमने डिवाइड करा ऊपर 4 आ गया रिमाइंडर, नीचे एज इट इज लिख देना है। अब मैं इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3 तब तक करता जाऊंगा जब तक मुझे आंसर 1 ना मिल जाए। तो 1 मुझे तीसरे स्टेप में जाके मिला, साइक्लिसिटी मेरे पास 3 आ गई है। जब साइक्लिसिटी मेरे पास आ जाएगी तब मुझे पावर को डिवाइड करना होता है साइक्लिसिटी से। मैं साइक्लिसिटी क्यों निकाल रहा हूँ, सो दैट मैं पावर को डिवाइड कर सकूं। अब पावर को डिवाइड किया साइक्लिसिटी से, रिमाइंडर मेरे पास 2 बच गया है। जो रिमाइंडर बच गया वो यहाँ पे लगा दो, आगे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना होता है। ठीक है, करने के लिए ठीक है। 59 अपॉन 6 है और पावर 133 है। जिसको क्वेश्चन समझ आया वो इसकी साइक्लिसिटी कैलकुलेट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं साइक्लिसिटी वाले मेथड से। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं साइक्लिसिटी के मेथड से। अब यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, 59 अपॉन 6 है, जब आप डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो 54 आ जाएगा 6 के टेबल में, तो मेरे पास 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो मैं 5/6 लिख दूंगा, है ना। तो जब मैं 5/6 लिख रहा हूँ, अगर आप सिंपल पावर वाला कंसेप्ट लेके चलोगे तो आपको होता है 5 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 डिवाइड बाई 6, तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। फिर वो मेरे पास वो काम का नहीं है। 5 का मैं स्क्वायर करूंगा 25 आता है, 25/6 करूंगा, इस केस में रिमाइंडर मेरे पास 1 आ चुका है। तो 2 स्टेप के पास रिमाइंडर मेरे पास 1 आ रहा है, साइक्लिसिटी क्या आ चुकी है, साइक्लिसिटी मेरे पास 2 आ चुकी है ना। क्योंकि 5 की पावर 1 करने पे मेरे पास रिमाइंडर 1 नहीं बच रहा था, 5 की पावर 2 करने पर रिमाइंडर मेरे पास 1 बच रहा था, साइक्लिसिटी 2 आ चुकी है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर केस लेके चलते तो 5 डिवाइड बाई 6 आप ऐसे करते तो आपके पास रिमाइंडर -1 आ जाता। जब आप नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट लेके चलते हो तो अगर आप पहले स्टेप में आपको -1 आंसर आ रहा है, इसका डबल कर देना है। फिलहाल वहां पे कंफ्यूजन होती है, आप सिंपल जो मेथड बताया इस मेथड से करते रहिए। जैसे आपको कहा कि 5 डिवाइड बाई 6, 5 की पावर 1 करोगे तो 5 आता है, 5/6 वैसे हमारे पास नहीं आने वाला, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। 5 की पावर 2 25, 25 बाई जब 6 में माइनस डिवाइड करूंगा
तब मेरे पास रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2 स्टेप पे साइक्लिसिटी मेरे पास जाके तो 1 आ रही है। तो अब मैं पावर को डिवाइड करूंगा 5/6 ऐसे लिख दो, 133 डिवाइड बाय 2 करूंगा, रिमाइंडर मेरे पास 1 बच जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 5/6। लास्ट में रिमाइंडर मेरे पास कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अभी अगर यहां तक कंसेप्ट समझ आया, हम स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कवर करना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखूंगा ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे सीजीएल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किस तरह से लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द, जो भी तक करवाया उसे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 27 की पावर 27 प्लस 27 इज डिवाइडेड बाय 28। ये कैलकुलेट करना है हमें। बताना रिमाइंडर क्या आ जाएगा जब 27 की पावर 27 प्लस 27, इसको जो हम डिवाइड करेंगे 28 से, तो ऐसे केस में रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन किस तरह से है, क्वेश्चन इस तरह से है कि 27 की पावर 27 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 28, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर दूंगा क्योंकि क्वेश्चन को मैंने सिंपल फॉर्म में लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में क्या बना है, 27 की पावर 27 प्लस 27 डिवाइड बाय 28, ये हमें सॉल्व करना है। कितना आंसर आ रहा है? करो ट्राई इसको, 27 की पावर 27 प्लस 27 28 कितना आंसर आ रहा है? नहीं, देखो कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को, आप इसको सिंपली ब्रेक कर लो। आप 27 अपॉन 28 की पावर 27 कर लो प्लस 27 अपॉन 28 कर लो। देखो सिंपल मेथड से कराऊंगा, किसी तरह का फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं करना है। किसी तरह का फॉर्मूला अगर यूज नहीं करना है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्राई करेंगे, 28 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो 28 मेरे पास आ जाता है, एक स्टेप आगे चल गया है, मतलब रिमाइंडर मेरे पास -1 आ रहा है, तो -1 की पावर 27 कर लो प्लस 28 को 1 से मल्टीप्लाई करें 28 आ जाएगा, और एक स्टेप आगे चले गए तो -1 मुझे देखने को मिल रहा है, ये मुझे देखने को मिल रहा है ना, किसी तरह का डाउट नहीं है। तो -1 है, -1 की पावर अगर ऑड हो जाएगी तो आंसर -1 ही आता है, और प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो -1 यहाँ पर आ चुका है, और -1 और -1 कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा। और स्टार्टिंग में वो क्या कहा था, जब भी नेगेटिव रिमाइंडर का केस आता है, जब भी नेगेटिव रिमाइंडर का केस आता है जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, लास्ट में वो ऐड करना होता है, तो -2 प्लस 28 आंसर 26 आ जाएगा। ये सीजीएल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से कीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे 28 और 27 में 28 आ गया, 27 में 28 आ गया, आप सिंपली डिवाइड करो। अगर नहीं समझ आया, एक क्वेश्चन में और लिखूंगा जो उसी साल सीजीएल एग्जाम की बात करेंगे, दूसरे सेट में आया हुआ था, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था व्हेन 77 की पावर 77, मैं सिंपल लिख रहा हूँ यहाँ पे 77 की पावर 77 प्लस 78, इसको अपने डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 78 से, तो ऐसे केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा ये कैलकुलेट करना है, ऐसे केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा ये कैलकुलेट करना है। देखो तरीका वही अभी आपको मैंने जो बताया वही रहने वाला है। 78 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से 78 आ जाएगा, तो एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, तो -1 की पावर 77 बना दो। 78 को 1 से मल्टीप्लाई करो 78 आ जाएगा,
एक स्टेप पीछे करना पड़ेगा तो -1 मेरे पास आ जाएगा, है ना। तो -1 की पावर नेगेटिव है, ऑड नंबर है तो -1, ये भी -1, आंसर -2 आ गया। लेकिन एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए जिसे हम डिवाइड करते हैं वो ऐड करना पड़ता है, तो -2 + 78 कितना हो जाएगा, 76 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है रिमाइंडर आपको कैलकुलेट करना है जब 19 की पावर 19 प्लस 20 की बात करेंगे, इसको जब आप डिवाइड करते हो 18 से तब आंसर कितना आ जाएगा, इसको भी कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को भी कैलकुलेट करो, आंसर बताओ कितना हो जाएगा, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा। इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन वो होता है जो बड़े नंबर के साथ होता है। ठीक है, तो -1 और -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस तो मैंने किया, दो तो मैंने लिखा, लेकिन साइन माइनस वाला रहता है। साइन कौन सा रहेगा जो मतलब बड़े के साथ, जैसे -1 -3 4 तो आंसर आ रहा है, लेकिन साइन माइनस का रहता है वहां पे, इसलिए -2 आंसर आ रहा था। अब इस केस की हमने बात करी, तो इस केस में हमें क्या करना है, 18 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 18 आता है तो 1 एक्स्ट्रा बच चुका है, तो 1 की पावर 19। 18 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 18 आ जाता है, तो रिमाइंडर 2 बच गया। तो 1 की पावर कुछ भी करो 1 आता है, और +2, रिमाइंडर मेरे पास 3 आ चुका है। इस वाले केस की बात करेंगे, 7 की पावर 42 है अपॉन 48 देखने को मिल रहा है। तो एक तरीका मेरे पास बनता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पास ये नंबर जो है 48 के आसपास बन जाए। तो मुझे पता है 7 का स्क्वायर कितना, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो मैं इसका 7 का स्क्वायर कर लेता हूँ अपॉन 48। लेकिन इस पावर को हटाने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, 2 को 21 से मल्टीप्लाई तो 42 मेरे पास आ जाता है, तो ये मैं काम कर सकता हूँ। तो ये तरीका होता है वो A+1 वाली फॉर्म, नहीं बताया था आपको, A+1 अपॉन n वाली फॉर्म बताने के लिए, ये वो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। तो 7 की पावर 2 करो तो 49 बन जाएगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, 49 अपॉन 48, और पावर को 21 कर दो। अब ये केस आपके पास बन चुका है, तो रिमाइंडर आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। तो ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको मैं कवर करवा रहा हूँ। फिर आगे देखो, इसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने और इंपॉर्टेंट रहता है, इसके लिए आपको एक बेसिक से कंसेप्ट बताऊंगा जो आपको पता भी होगा, फिर उस बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे दो, और वीडियो को आज करेंगे एंड। और जो स्टार्टिंग में कंफ्यूजन क्रिएट हुई है वो मैं कल आपको पहले कवर करवाऊंगा, उसके बाद जो है वो आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, मतलब प्रीवियस से क्वेश्चन करेंगे। देखो, जिसमें बोलता हूँ 8 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आ जाएगा, रिमाइंडर मेरे पास 0 बच चुका है। समझ गए हो? या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9, तो रिमाइंडर मेरे पास 1 आ चुका है। इसको जो हमारे पास ये बीच में आपको देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और ये जो हमारे पास बचता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, हमारे पास फॉर्मूला बनता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो, जैसे हमारे पास डिविडेंड कितना था, 9 था, इक्वल्स टू डिवाइजर 4 था, इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो 9 इक्वल्स टू 9 आ चुका है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला बेसिक सा है, ये आपको आता होगा, आपने पढ़ा होगा जरूर इस बारे में। अभी जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे पास इस वाले कंसेप्ट से, वो मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखूंगा, यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर कहा हुआ है इन ए डिविजन सम, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ए डिविजन सम, मतलब डिविजन वाला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे कहा जा रहा है द डिवाइजर इज द डिवाइजर इज the divisor is 10 times the divisor is 10 times the quotient, 10 times the
quotient and 4 times the remainder। ये आपको बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है जो डिवाइजर है वो 10 टाइम्स है क्वेश्चन के और 4 टाइम्स है रिमाइंडर के। व्हाट इज द डिविडेंड, व्हाट इज द डिविडेंड if remainder is 45, if remainder is 45। ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है। यहां पर क्या कहा गया, डिवाइजर जो है वो 10 टाइम्स है क्वेश्चन के और 4 टाइम्स है रिमाइंडर के। मतलब डिवाइजर की बात करेंगे, डिवाइजर जो है वो 10 टाइम्स है क्वेश्चन के और यही डिवाइजर जो है वो 4 टाइम्स है रिमाइंडर के। ये हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, व्हाट इज द डिविडेंड, ये डिविडेंड आपको कैलकुलेट करना है, ये डिविडेंड की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। और कहा गया जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 45 है। जब हमारे पास रिमाइंडर 45 है तो इसका मतलब क्या है, आर की वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे डिवाइजर मिल जाएगा। इसका मतलब डिवाइजर मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 इंटू 45, तो ये कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा। तो मतलब डिवाइजर मुझे कितना मिल चुका है, डिवाइजर मुझे मिल चुका है 180, एक वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। उसके बाद डिवाइजर किसके बराबर है, 10 टाइम्स क्वेश्चन के बराबर है, तो डिवाइजर तो मुझे पता है 180 के बराबर है, तो मैं लिखूंगा 180 इक्वल टू 10 टाइम्स क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई 10 मुझे क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन भी मेरे पास आ चुका है 18 और रिमाइंडर तो उसने मुझे दिया था 45। अब तो मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि सब कुछ तो मेरे पास है, हिंट उसने दी हुई थी और रिमाइंडर भी दिया हुआ था। अब मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो डिविडेंड की बात करेंगे, डिविडेंड मेरे पास यहाँ पर जो है, डिविडेंड को मैं एज इट इज लिख दूंगा। इक्वल्स टू डिवाइजर की बात करेंगे, डिवाइजर मेरे पास 180 है इंटू 18 प्लस 45, तो ये 324 आ जाएगा, 0 प्लस 45 तो 3240, 3280, 3285 आ जाएगा, 3285 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3285 मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस कैटेगरी से, फिर वीडियो को एंड करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस कैटेगरी से, फिर आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। यहाँ पे कहा गया है, चलो फिलहाल आज ना इसको यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ये जो आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ, तो ये कल हम डिस्कस करके जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आज फिलहाल हम यहीं पे करते हैं क्वेश्चन को एंड। ठीक है, आज फिलहाल हम यहीं पे एंड करते हैं। किसी तरह का डाउट है किसी को तो मुझे बता दो एक बार, किसी को भी किसी तरह का डाउट है जो उसको पढ़ा है, कोई और क्वेश्चन वगैरह तो मुझसे पूछ लो, फिर हम कवर करेंगे आगे, वीडियो को एंड करेंगे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो पूछ लो, फिर वीडियो को एंड करेंगे। कुछ नहीं है, आज तक खत्म हो चुका है, कल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। अगर आपको जो 100% मैंने करवाया है, 100% में अगर आपको 40 या 45% भी समझ आ रहा है तो इसका मतलब सही चल रहा है। एक दो बार आप रिवाइज करोगे आराम से क्लियर हो जाएगा, हो जाए और फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करना स्टार्ट करो। जो स्टूडेंट्स लेट आएंगे वो भी जो पेंडिंग होगा वो लाइव में जाके देख लेंगे। ठीक है, जब वीडियो सेव होगी वहां पे जाके देख लेंगे। हमने आज क्वेश्चंस डिस्कस करने जो एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेलवे के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। मतलब आज से 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले की बात करें, क्या पैटर्न रहता था नंबर सिस्टम का, वो देख लेते हैं। और इसी वीडियो के लास्ट में जो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आए हुए थे हम वो भी कवर कर लेंगे ना। सीजीएल में 2023 जो लेटेस्ट पेपर हुआ था वो क्वेश्चन भी देख लेंगे हम, सो दैट हम हर तरह के क्वेश्चन को कवर कर सकें। जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सा है, मैं वर्बली आपसे पूछ लेता हूँ क्योंकि आपसे पहले डिस्कशन भी करी है। रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं।
50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऑप्शन में है 6, 10, 13 या फिर 5। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राम राम जी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसको बताइए। 50 से लेके 100 के कितने प्राइम नंबर आते हैं? 10 आते हैं। 1 से लेके 50 तक उसी दिन लास्ट की जब हमने वीडियोस कवर कर रहे थे वहां पर आपको कवर करवाया था, और 50 से लेके 100 तक आपको टास्क दिया था। वही पूछा था एग्जाम में, तब भी आपको वो टास्क दिया था। तो 10 के बीच में प्राइम नंबर आते हैं, वो कौन से हो सकते हैं वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। हम आगे चलते सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे बोला होता, देखो वर्ड शुड बी रिप्लेस्ड बाय आर। एक टर्म दी गई है आपको, उसमें लिखो 143R65। टर्म है 143, है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद बोला हुआ था R65, R65। ये जो टर्म आपको दी गई है 143R65, इसमें आप R की जगह क्या रिप्लेस करोगे? R की जगह कौन सा नंबर सब्स्टिट्यूट करोगे कि जो आपके पास पूरा का पूरा नंबर है ये डिवाइड हो जाए 9 से? आप चाहते हो कि पूरा का पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे R की जगह कौन सी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे? ऑप्शंस में आपको बता देता हूँ। ये शायद सबको मैंने पहले डिस्कस भी किया क्लासेस के टाइम पे, बट एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है हमारे पास 8, ऑप्शन नंबर सी में है 3, और ऑप्शन नंबर डी में है 5। तो यहाँ पे आर की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे कि जो हमारा पूरा नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाए? 9 का सिंपल से रूल हमें पता है, जो डिजिट सम है अगर वो 9 से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर बात करूंगा 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 + 6 14, 14 + 5 19, है ना। अब 19 में मैं क्या ऐड करूं कि जो पूरा का पूरा नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाए? अगर 19 में 1 ऐड करता हूं मेरे पास 20 आंसर आएगा। 20 तो आता ही नहीं 9 की टेबल में। 19 में अगर मैं 8 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 27 आता है, और 27 9 की टेबल में आता है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भी चेक कर सकते हो, 19 में 3 ऐड करोगे 22, 19 में 5 ऐड हुए 24, तो कोई भी नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो आर की वैल्यू आपको पता लगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया था, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, हाँ, हाउ मेनी टाइम्स, क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा गया है हाउ मेनी टाइम्स। ये बड़े बेसिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते थे। हाउ मेनी टाइम्स डज द नंबर 3, डज द नंबर 3 occur in units place? यूनिट्स प्लेस, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। फॉर द नंबर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके जो क्वेश्चन में कहा गया है, हाउ मेनी टाइम्स डज द नंबर 3 अकर इन यूनिट्स प्लेस फॉर द नंबर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 100। अगर आप 1 से 100 तक काउंटिंग लिखना स्टार्ट करो तो उसमें कितनी बार ऐसा होगा कि 3 आपको यूनिट प्लेस में देखने को मिलेगा? ऐसा कितनी बार होगा, आपसे वो पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऑप्शन में है 20, 11, 10 या फिर 19। तो देखो, एक तो हमारे पास जो 1 to 3 लाइन बने उसमें 3 हमारे पास आ जाएगा। फिर 10 से 20 के बीच में 13 मुझे देखने को मिल रहा है यूनिट प्लेस में। फिर 20 से लेकर 30 के बीच में 23 देखने को मिलेगा। वैसे 33 भी देखने को मिलेगा, 43 भी देखने को मिलेगा, 53 भी देखने को मिलेगा, 63, 73, 83, 93। यूनिट प्लेस में 3 आना चाहिए। इन सभी में यूनिट प्लेस में 3 देखने को मिल रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस मतलब ये वंस प्लेस, वंस प्लेस, वंस प्लेस, वंस प्लेस। कितनी बार मुझे 3 देखने को मिल रहा है? 10 टाइम्स देखने को मिल रहा है, तो 10 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक सेम क्वेश्चन और बना हो तो वहां पे लिखा होता, हाउ मेनी टाइम्स डज द नंबर 5, हाउ मेनी टाइम्स डज द नंबर 5
अगर हम 5 की बात करेंगे, अकर इन द रेंज ऑफ नंबर, यहाँ पे ये नहीं बोला हुआ यूनिट प्लेस, ठीक है। मतलब 5 जो नंबर हमें देखने को मिल रहा है, 5 जो नंबर मुझे देखने को मिल रहा है, 1 से लेके 100 तक अगर मैं काउंटिंग करूंगा तो ये 5 मुझे कितनी बार देखने को मिलेगा, आपसे वो पूछ जा रहा था। देखो अगर मैं 50 वाली लाइन की बात करूंगा तो उसमें 50 मुझे 51, 52 है ना, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। अगर मैं सिर्फ इसी की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 बार तो यहाँ देखने को मिल रहा है। बाकी 0 से लेके वो 10 वाली लाइन में एक बार देखने को मिलेगा, फिर 10 से लेके 20 वाली लाइन में, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, 50 वाली लाइन मैंने कवर कर ली। फिर 50 से लेके 60 के बीच में एक बार, 60 से 70 के बीच एक बार, 70 से 80 एक बार, 80 से 90 एक बार, 90 से 100 एक बार। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार ये और 11 बार ये, टोटल 20 बार मुझे 5 देखने को मिल रहा है। तो 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया था, यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन बना हुआ था, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपसे भी इसको ट्राई कीजिएगा, फिर तब तक मैं बाकी क्वेश्चन पे करना स्टार्ट करूंगा। देखो क्वेश्चन में बोला था यूनिट डिजिट आपको निकालना है, एक्सप्रेशन आपके सामने किस तरह से दी हुई थी वहां पे लिखो। तो देखो 976 मल्टीप्लाइड बाय 344 मल्टीप्लाइड बाय 501 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 78। ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करो और बताओ, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये नीचे लिख देता हूँ। 9767 9767 की पावर 177, इसमें भी यूनिट डिजिट निकालना है और इसमें भी यूनिट डिजिट निकालना है। ये ट्राई करो, फिर इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा। ये दो क्वेश्चन ट्राई करो, इनका आंसर क्या हो जाएगा, तब तक मैं बाकी क्वेश्चन भी लिखूंगा यहाँ पर। ये दो क्वेश्चन ट्राई करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था 3 की पावर 68, 3 की पावर 68 इंटू 7 की पावर 93 मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर 11 मल्टीप्लाइड बाय 96 की पावर 84, 96 की पावर 84। इन सभी में यूनिट डिजिट आपको निकालना है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। जो आप ये कैलकुलेट कर लोगे, फिर ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था, लेकिन 2019 से जो पहले एग्जाम हुआ था उसमें एक्स सी वी आई डिनोट्स, ये पूछा गया था उस टाइम पे। चलो पहले ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, आपको क्या कहा हुआ है कि जब भी यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है तो सिर्फ यूनिट पे फोकस करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ यूनिट पे फोकस करते जाओ, है ना। ये आपको कवर करवाया था। अब यूनिट डिजिट की बात करेंगे, देखो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, 6। 6 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 मेरे पास आंसर आएगा। तो 24 की बजाय मैं 4 लिखना बेटर प्रेफर करूंगा। 4 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 ही आ जाएगा। 4 को 9 से करूंगा 36, 36 में सिर्फ 6 पे फोकस करूंगा। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करो 48, तो 8 मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो 8 तो ऑप्शन में था नहीं, था ऑप्शन, हाँ 8 ऑप्शन में था, तो 8 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना था। वैसे इस क्वेश्चन की बात करें 9767 की पावर 177 है। तो आपको क्या कहा था जब आपको मैं साइक्लिसिटी पढ़ा रहा था, नंबर 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4, है ना। तो यहाँ पे 7 मुझे देखने को मिल रहा है, मतलब साइक्लिसिटी 4 है, तो जो भी पावर है 4 से डिवाइड करना होता था। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन चुका है, 7 की पावर, कि मुझे इन सभी पे फोकस करना ही नहीं है, सिर्फ 7 पे फोकस करना है। अब पावर 177 है, जब 4 से डिवाइड करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करते हैं, तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा। 4 को 1 से करोगे 4, ये 37 बन जाएगा। 4 को 9 से किया 36, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 7 की पावर 1 मेरे पास, यानी कि 7 आंसर हो जाएगा। ये सारे कंसेप्ट हम कवर कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 7 मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भूगोल के सामने लिखा हुआ था ये 3 की पावर 68, तो 2 3 7 8 साइक्लिसिटी कंसेप्ट लगता है। तो 3 की पावर 68 मतलब 3 की पावर
68 से डिवाइड करो 4, कितना रिमाइंडर मेरे पास बचता है, 4 1 जा 4, 28। तो पूरी तरह से कट रहा है, जब पूरी तरह से कट जाएगा तो 4 ही में रिमाइंडर लिखता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 7 भी साइक्लिसिटी वाला केस आ गया है, 7 यहाँ पर लिख दो, 4 से डिवाइड करो, 4 टू जा 8, 13 बच जाएगा, तो 7 की पावर 1 कर लो। यहाँ पर 1 देखने को मिल रहा है, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आता है। यहाँ पर 6 देखने को मिल रहा है, 6 की पावर कुछ भी हो तो आंसर कितना आता है, 6 आता है ना। 0 1 5 और 6 का जो जो भी साइक्लिसिटी है 1 थी, मतलब सेम टू सेम नंबर आते जितनी मर्जी पावर हो। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 3 की पावर 4 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब 81, मतलब यहाँ पे बात करी जा रही है 1 की ना, 1 की बात करी जा रही है। 1 इंटू 7 7, 7 इंटू 6 42। तो मुझे फोकस किस पे करना है, 2 पे, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पे 2 ऑप्शन में था, बिल्कुल ऑप्शन में था 2। ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया। फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि एक्स सी वी आई जो है इसका मतलब क्या होता है, आपको रोमन नंबर करवाए थे, वहां पर आपको कहा था जैसे देखो एक्स का मतलब 10 है ना, इस तरह से आगे प्रोसीड करता है, आई एक्स का मतलब 9, फिर आगे अगर हम बात करें 20 30 में तो एक्स एक्स चलता जाएगा, 20 में एक्स एक्स हो जाएगा, 30 में ट्रिपल एक्स हो जाएगा, फिर 40 में एक्सएल हो जाएगा, फिर 50 में एल हो जाएगा, फिर 60 में एल एक्स हो जाएगा, फिर 70 में एल डबल एक्स, 80 में एल ट्रिपल एक्स, फिर जब हम 90 की बात करेंगे तो एक्स सी हो जाएगा, 100 में सी हो जाएगा ना, इस तरह से प्रोसीड वगैरह करता रहता है ये। फिर अगर 200 की बात करें तो सी सी हो जाएगा, 300 में ट्रिपल सी हो जाएगा, 400 में जैसे एक्स डी हो जाएगा, 500 में डी हो जाएगा, फिर डी सी डी डबल सी, इस तरह से चलता रहेगा। ये प्रोसेस आपको पूरा मैंने रिपीट करवाया हुआ था। और फिर जब हम 900 की बात करेंगे वहां पे सी एम हो जाएगा, 100,000 की बात करेंगे तो वहां पे एम हो जाएगा। ये पूरे रोमन में चलता रहता है इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे देखो एक्सी देखने को मिल रहा है, एक्सी का मतलब क्या 90, और वी आई का मतलब है 6, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बड़े बेसिक से हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे जो और पूछा गया, ठीक है। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखो। अब जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा पूछा गया, अभी तो बड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अब जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा ये थोड़ा ठीक लेवल है, ये भी कवर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया था, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखूंगा ये सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 17 की पावर दी गई है 19, फिर उसकी पावर है 23, फिर उसकी पावर है 29। ये हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है वो कैलकुलेट करना है। तो हमें इस पे फोकस करना ही नहीं, हमें 7 पावर पे फोकस करना है, 7 की पावर ये सब कुछ है। और 2378 में क्या था, साइक्लिसिटी कंसेप्ट लगता है, मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब मैं 19 को 4 से डिवाइड करता हूँ, तो जब ये पावर के ऊपर पावर हो जाते हैं ना, तो हमेशा हमें कोशिश करना है कि नंबर ऐसा हो कि वो एक जैसे 1 कहीं ना कहीं आ जाए, माइनस की फॉर्म में ला सकूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, मैं 19 है तो मैं 19 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अगर मैं सिर्फ पावर पे फोकस करूँ, 20 - 1, ये भी तो 19 ही हुआ, उसकी पावर 23 करो, उसकी पावर 29 कर लो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइक्लिसिटी कंसेप्ट लगाना है और 4 से डिवाइड करना है। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 4 5 से 20, रिमाइंडर कुछ बचना ही नहीं वाला है। तो मेरे पास दूसरी तरफ क्या बच गया, -1 मुझे देखने को मिल रहा है ना। -1 की जब मैं पावर कुछ भी करता हूँ, -1 की जब मैं पावर कुछ भी करता हूँ, तो मेरे पास आंसर कितना होता है, ये ऑड नंबर देखने को मिल रहा है, तो -1 ही मुझे देखने को मिलता है ना। ये -1 मुझे देखने को मिलता है। और जब रिमाइंडर में मुझे पता है कि जब -1 वाला रिमाइंडर में, जब माइनस वाला रिमाइंडर मेरे पास बचता था, जिस नंबर से हम डिवाइड करते थे वो यहाँ पर ऐड करना होता था, तो -1 + 4 कितना हो जाएगा, 3। तो फाइनली मेरे पास सब कुछ सॉल्व करने के बाद पावर मेरे पास कितनी आ रही है, 3 आ रहा है पावर में आंसर। तो 7 की पावर 3 तो सॉल्व करना है, 343 हो जाएगा। 3 मुझे आंसर देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपके पास आ जाएगा 4 से डिवाइड वगैरह करना है, कुछ ऐसे फॉर्मेट में बना दे क्वेश्चन को, ठीक है, जिससे क्या होगा, एक नंबर तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, दूसरी 1 की पावर चल रही है, तो नेगेटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट यहाँ पर आ जाया करेगा। अगर ये सारे क्वेश्चन हो गए तो फिलहाल इसको मैं साइड करते दूसरी बुक ओपन करेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं, सीजीएल के क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं कुछ।
सीजीएल के जो लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए वो भी कवर कर लेते हैं एक बार, उसमें कुछ और क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूंगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन जो है ये सीजीएल 2023 में पूछा गया है, 27 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 है। क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा दो क्वेश्चन, क्योंकि इस शिफ्ट में नंबर सिस्टम से दो क्वेश्चन आए हुए थे। देखो कैसे क्वेश्चन आए हुए, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आप हार्ड लेवल का क्वेश्चन भी एग्जाम में लेके जाओगे तो वहां पे किस कैटेगरी से क्वेश्चन आ रहा है। नंबर सिस्टम में पहले डिविजिबिलिटी कैसे, देखो कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर divisible by 3 but not by 9। कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे, नंबर आपको दिए होंगे, उनमें से कितने नंबर ऐसे जो कि 3 से तो डिवाइड होते हैं लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो रहे। नंबर कौन से हैं? 5826, फिर है 5964, उसके बाद है 6039, फिर मुझे दिया गया है 6336, फिर मुझे दिया गया 6489, फिर उसके बाद दिया गया है 6564, उसके बाद है 6867, फिर उसके बाद है 6960। इनमें से कितने नंबर ऐसे जो 3 से तो डिवाइड होते हैं लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होते? ये क्वेश्चन ट्राई करना है। सेम सेट सीजीएल 2023 27 जुलाई शिफ्ट 3 की बात करेंगे। एक और क्वेश्चन आ रहा है इसी नंबर सिस्टम से। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है which number among 11368 उसके बाद लिखा हुआ है 11638, दूसरा नंबर ये आ गया। तीसरा नंबर है 11863, ये भी लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है एंड 12638 इज divisible by 11 is divisible by 11। पहले बताना है, ये लोकेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि कितने नंबर 3 से डिवाइड होते हैं बट 9 से डिवाइड नहीं होते। 3 का रूल क्या था कि जो डिजिटल सम है अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो पूरे नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का रूल था कि पूरा डिजिटल सम अगर 9 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका सम कितना आ रहा है, देखो अगर हम इसका सम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 5 + 8 13, 13 + 2 15, 15 + 6 21 आ रहा है। यहाँ पर बात करेंगे 9 + 5 14, 14 + 6 20, 20 + 4 24 आ रहा है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे 6 + 3 9, 9 + 9 18 आ रहा है। यहाँ पर ये हमारे काम का है, ये पहले कैलकुलेट करते हैं। 3 3 6 6 12 6 18 आ रहा है यहाँ पर। 10 18 27 आ रहा है यहाँ पर 11 17 21 आ रहा है। 14 20 27 आ रहा है। 15 21 आ रहा है। तो कितने कौन कौन है जो 3 से डिवाइड होता है बट 9 से डिवाइड नहीं होता? ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, ये 3 के टेबल में आ रहा है, 9 के टेबल में भी आ रहा है, ये हमारे काम का नहीं। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, हमारे काम का नहीं। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, हमारे काम का नहीं। ये सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है। ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है। ये सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारे काम के कितने नंबर 1 2 3 4, इसका मतलब 4 ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं बट 9 से डिवाइड नहीं हो रहे। जिस ऑप्शन में 4 था हमें वो करेक्ट करना था। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया था विच नंबर अमंग, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 11 से डिवाइड होता है। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप सभी को पता है क्या है कि जो अल्टरनेट नंबर हमें लेने होते हैं, है ना, उनका सम माइनस करना होता है।
तो अगर वो नंबर 0 या फिर 11 से मल्टीपल होता होगा तो हम बोलेंगे 11 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 11368 है, इसके अल्टरनेट नंबर की बात करेंगे 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 8 कितना हो गया 12। दूसरी तरफ 1 और 6 7, अल्टरनेट नंबर लिए फिर इनको माइनस कर दिया, 12 में से 7 गए 5, तो ये तो 0 आना चाहिए था या 11 को मल्टीपल आना चाहिए था, ये हमारे काम का है ही नहीं। आगे इसकी बात करते हैं, 1 और 6 7 और 8 15 आ रहा है, और दूसरी तरफ 1 और 3 4 आ रहा है, तो 15 में से 4 जा रहा है, 11 आंसर देखने को मिल रहा है। और हाँ, ये 11 आंसर देखने को मिल रहा है तो ये हमारे पास 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 3 12, 6 प्लस 1 7, 12 में से 7 के 5 नहीं काम का है। 1 और 6 7 और 8 15, 15 में से 5 निकालो 10, हमारे काम का नहीं है ना। तो इसका मतलब ये नंबर हमारे पास था जो 11 से डिविजिबल हो रहा था और एग्जाम में यही पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन जो सीरियल एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आगे आपसे बात करूंगा, ये है 14 जुलाई 2023 सीरियल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया था, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वहां पर है 6 की पावर 25, 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28 इज डिविजिबल बाय। ये जो टर्म आपको देखने को मिल रही है ये किससे डिवाइड होंगी? ऑप्शन नंबर ए में है 256, बी में मुझे देखने को मिल रहा है 254, सी में मुझे देखने को मिल रहा है 255 और डी में मुझे देखने को मिल रहा है 259। ये आपको कैलकुलेट करना है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ था वो भी देख लेते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन था। तब तक आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हो। एक और क्वेश्चन इसमें बना हुआ था वो भी देख लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। हाँ, यहाँ पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखूंगा साथ में, सेम सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो भी आपको आने चाहिए, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। और कुछ क्वेश्चन तो जब हम लास्ट वीडियो में कवर करवा रहा था, 4-5 क्वेश्चन आपको मैंने प्रीवियस ईयर वहां पर भी करवा दिए थे ना। यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 265 की पावर 4081, 265 की पावर 4081 प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय 266। ये दो क्वेश्चन आपके सामने, इनको भी ट्राई करना है। ये दो क्वेश्चन ट्राई करो, फिर आगे करेंगे प्रोसीड। ठीक है जी, आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पहले पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करे ना, आज प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बात करते हैं पहले ट्राई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 6 की पावर 25, 6 की पावर 26, ये नंबर आपको देखने को मिल रहा है, इनमें से किससे डिवाइड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं कि 6 की पावर 25 हमें देखने को मिल रहा है छोटी टर्म, उसको अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो बीच में मेरे पास क्या बच जाएगा, 6 की पावर 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 की पावर 25 आ जाएगा, प्लस 6 की पावर 25 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 की पावर अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस 6 की पावर 2 से कर, क्योंकि 25 है ना, 25 से 26, 25 2 27, 25 और 3 28, ये मेरे पास आ चुका है। ऐसे मैं लिख सकता हूँ।
इसको भी लिख सकते हो 6 की पावर 25। इन सभी को अगर मैं ऐड करूँ तो 6 का 6 आ जाएगा, 6 की पावर 2 36 आ जाएगा, 6 की पावर 3 216 आ जाएगा। इन सभी को ऐड करते हैं, 200 230 240 244 252 255। कोई गलती कर रहा हूँ क्या? 240। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे मैं देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। ये है हमारे पास, अच्छा ठीक है, मैं ये एक नहीं ऐड कर रहा था यहाँ पे ना, तो यहाँ पे इन सभी को ऐड करने पे 258 बन रहा है, 258 प्लस 1 259 हो रहा है। ये ब्रैकेट में जो मेरे पास सम करने पे आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, 259 आंसर आ रहा है। तो कहा था कि इनमें से ये जो है किससे डिवाइड होता है। देखो अगर मैं 259 मुझे देखने को मिल रहा है तो डिवाइड बाय 259 कर लूंगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 259 से पूरी की पूरी टर्म डिवाइड हो रही है। अगर मैं 255 से डिवाइड करता तो कटता ही नहीं, 254 से भी ये नहीं करता, 256 से भी ये नहीं करता, तो 259 जब मैंने डिवाइड में लाया तो ये पूरी पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब है जो मेरे पास ये पूरा का पूरा नंबर है वो 259 से डिवाइड हो रहा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। जब ऐसी कैटेगरी आपके सामने आ जाएगी तो यही तरीका रहता है, एक नंबर जो छोटी टर्म है वो कॉमन ले लो, बाकी इस तरह से करना स्टार्ट कर दो, कोई ना कोई नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी सीजीएल एग्जाम में पूछा हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहा जा रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 265 की पावर 4081, 265 की पावर 4081 प्लस 9 आपको देखने को मिल रहा है। जब इसको डिवाइड करते हो 266 के साथ तो आपके पास क्या रिमाइंडर बच जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 65 है, देखो नीचे आपको क्या देखने को 266 देखने को मिल रहा है। कहा गया 265 की पावर 4081 प्लस 9, ये डिवाइड होना चाहिए 266 के साथ, ये कहा हुआ है। तो मुझे इतना पता है कि 265 है, इसको भी 266 बना ही सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 266 माइनस 1 की पावर 4089 प्लस 9 अपॉन 266, है ना, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो मुझे तो 266 से तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर तो जीरो बच जाएगा। दूसरी तरफ माइनस वन की पावर में कर रहा हूँ, माइनस वन की पावर 4089। अब आपको पता है माइनस वन है, पावर नेगेटिव है तो आंसर माइनस वन ही आना है, यहाँ पे तो माइनस वन ही आ जाएगा। प्लस 9 की बात करूंगा, 266 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 ही बच जाएगा। तो माइनस वन प्लस 9, इसका मतलब कैलकुलेट करने में क्या आंसर आ रहा है, 8 आंसर आ रहा है। तो 8 मेरे पास रिमाइंडर बच जाएगा, और वो किसी ऑप्शन में था, वो ऑप्शन में था हमारे पास 8, हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में था, तो वो करेक्ट आंसर हो जाना था, है ना। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन पहले भी ऐसे ही करवाया था कुछ इस तरह से, जब डिवाइड का फॉर्मेट आ जाए तो कुछ ऐसा कर दो कि वो नंबर आराम से कट जाए। जैसे 4 से मैं काटने की कोशिश कर रहा था तो मैं 20-1 बनाया था वहां पे ना, इस तरह से कवर करा था। तो ये पे 266 से काटना है तो मैं कैसे कर सकता था, 266-1 कर दिया, क्योंकि मुझे एक तरफ 1 देखने को मिल रहा है और एक तरफ नंबर पूरा का पूरा कट जाता है। तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को बनाना होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है तो आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीजीएल एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि सीजीएल एग्जाम को कहा जाता है कि सबसे टफ एग्जाम अगर कोई है तो वो सीजीएल का होता है। अगर आप यहाँ की क्वेश्चन कर पा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ कंसेप्ट वगैरह समझ आ रहे हैं ना। अब जरूरी नहीं आपके एग्जाम में भी ये डिफिकल्टी लेवल रहेगा, इजी भी होगा, जरूरी कि इतना डिफिकल्ट लेवल रहेगा, बट मैं आपको एक्सट्रीम लेवल तक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन है तो वो भी कवर कर सको, इसीलिए मैं आपके सामने सीजीएल के जो क्वेश्चन है वो भी लाता रहता हूँ। अब फिलहाल आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है एक क्वेश्चन मेरे सामने है यहाँ पर। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर बोला गया है, ये भी सीजीएल का ही है, मैंने फोल्ड करके रखा हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ पर देखने को मिल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 56, एक बार में चेक करो नंबर सिस्टम का, ये किसी और का है। चलो जी, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके सामने एक बार। ये सीजीएल 2022 में पूछा गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखूंगा सीजीएल 2022 में लिखा पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा गया, देखो यहाँ पर कहा हुआ है
फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द सम, ब्लू मार्कर से दिख रहा होगा, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट, find the sum of greatest and smallest number, find the sum of greatest and smallest number which may replace k, which may replace k in the number कौन सा हमारे पास 3281k6, 3281k6 to make number divisible by 6. देखो बाकी सारे एग्जाम में क्या होता है, जनरली सिर्फ आपको ऐसे बोला होता है कि बताओ इसकी जगह क्या नंबर आएगा वो इससे डिवाइड होगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको सम निकालना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का जो इस के की जगह आ सके, और वो ऐसा नंबर ऐड करे जिसको ऐड करने पे ये पूरा का पूरा नंबर जो हमारे पास है वो 6 से डिवाइड हो जाए। और 6 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता क्या है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसा है कि जो नंबर हमारे पास है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। और एक क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल दूं लास्ट में 6 इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होता ही होगा। मुझे चेक करना है 3 से, 3 का रूल क्या है, डिजिटल सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसका मैं डिजिटल सम लेके चलूं, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 14 और 6 20 प्लस के मेरे पास आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इसकी क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू 1 डालता हूँ तो 21 मेरे पास आंसर आ जाएगा, और 21 तो 3 से डिवाइड होता है, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास 1 आ चुकी है। अब लार्जेस्ट वैल्यू की बात करूंगा क्योंकि सम निकालना है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू का। अगर मैं के की वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 20 प्लस 9 29 हो जाएगा, वो 3 के टेबल में नहीं आता। अगर मैं 8 सब्स्टिट्यूट करूंगा 28, वो भी 3 के टेबल में नहीं आता। अगर मैं 7 सब्स्टिट्यूट करूंगा 27, वो 3 के टेबल में आता है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे 1 लेनी थी, लार्जेस्ट मुझे 7 लेनी थी। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम कितना हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। ये तो आपसे पूछा हुआ था, तो 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब आप में से कई सारे सोचते हो क्या दिमाग में आता हो कि भाई 9 क्यों ले रहा हूँ, लार्जेस्ट में मैं 11 भी ले सकता हूँ, 12 13 ऐसे भी तो जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 2 डिजिट क्रॉस करे तो के तो सिंगल डिजिट है ना, सिंगल लेटर है, तो सिंगल लेटर मतलब सिंगल ही डिजिट मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, 0 से लेकर 9 तक मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। इसलिए मैं 9 के आगे नहीं प्रोसीड करा और 0 से मैं नीचे की तरफ नहीं गया था। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, अगर हैं तो वो भी कवर कर लेते हैं। शायद से एक क्वेश्चन और निकाला हुआ यहाँ पर, नहीं है और चलो कोई बात नहीं। सीजल में अगर इतने क्वेश्चन निकाले थे तो और भी एक सेट है मेरे पास, CHSL का सेट निकाला हुआ मैंने, वो भी देख लेते हैं। SSC CHSL के भी कुछ क्वेश्चन मेरे सामने थे, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। कुछ नंबर आपके सामने लिखूंगा, यहाँ पर बोला गया इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 11 से डिवाइड होता है, ठीक है। नंबर आपके सामने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो अगर आप में से किसी को करना है साथ साथ क्वेश्चन हो तैयारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 809 781। ऑप्शन नंबर ए में ये है, नंबर 11 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। बी में लिखा गया 107611, 107611। ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास है 116571, 116571। और ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास है 963391, 963391। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 11 से डिवाइड होता है। एक ये क्वेश्चन था, इसको आपने ट्राई करना है, आप सभी इसको ट्राई करो। मैं तब तक और भी क्वेश्चन देखता हूँ क्योंकि यहाँ पर और भी क्वेश्चन है जो लिखे हुए जो एग्जाम में पूछे गए CHSL में। जैसे एक सेट मैंने एक क्वेश्चन और निकाला हुआ था यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए,
तब तक मैं और क्वेश्चन जो लिखे थे मैंने वो भी देख लेता हूँ, कौन से क्वेश्चन थे। ठीक है, यूनिट डिजिट आपको निकालना था, यूनिट डिजिट आपको निकालना था इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन किस तरह से था वो भी लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने सिंपल बोल रहा हूँ, आपको यूनिट डिजिट निकालना है। एक्सप्रेशन क्या थी, 153 की पावर 144, 153 की पावर 153 की पावर है 144, इसकी पावर है 144 माइनस 115 की पावर 123, 115 की पावर 123, इसके साथ में लिखो है माइनस 111 की पावर 510, माइनस 111 की पावर 510, और फिर 216 की पावर 25 प्लस 216 की पावर 25। इसका आपको यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है, इसका यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग से है। पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो अगर मैं अल्टरनेट की बात करूँ 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17, 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा 25, 25 एक तरफ करो, दूसरी तरफ कितना हो जाएगा मेरे पास 0 प्लस 7, 7, 7 प्लस 1 8, तो 25 में से 8 निकल, यहाँ पे मेरे पास कितना आंसर आ रहा है, ये तो 9 से डिवाइड नहीं, 11 से, 11 तो इसका आ नहीं रहा, 11 को मल्टीपल आ नहीं रहा, इसकी बात करते हैं। 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 1 9 आ रहा है, दूसरी तरफ मेरे पास कितना आ रहा है 0 प्लस 6 प्लस 1 7, तो ये भी मेरे काम का नहीं है। 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 7 14 मेरे पास आ रहा है, फिर 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 1 7, ये भी मेरे काम का नहीं आ रहा है। इसकी बात करते हैं, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 9 कितना हो गया 21, और यहाँ पे कितना 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, तो 21 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है, तो इसका मतलब ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट निकालना था, एचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमें कैसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। देखो पहले सब कुछ भूल जाओ, है ना, हमें यूनिट डिजिट पे फोकस करना होता है। 3 है यानी कि साइक्लिसिटी का कंसेप्ट लगेगा, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 44, तो 4 का डिवीजन पूरी तरीके से आता है, इसका मतलब 3 की पावर 4 मुझे करनी पड़ेगी। 3 की पावर 4 कितना हो गया 81 हो गया, माइनस 5 की पावर कुछ भी मैं करूंगा तो मेरे पास 5 ही आंसर आता है, 1 की पावर कुछ भी करूंगा 1 आंसर आता है, 6 की पावर कुछ भी करूंगा 6 मेरे पास आंसर आता है। ये इस तरह से कवर कर रहा हूँ, है ना। 81 यानी कि मैं यहाँ पे 1 ही लिखूंगा, यहाँ पे 1 ही लिखूंगा, -5 लिखूंगा, -1 प्लस 6 लिखूंगा, तो 1 -5 -4, -4 और -1 -5, -5 और +6 कितना हो जाएगा +1 मेरे पास आ रहा है। और ऑप्शन की तरफ देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में है 1, तो 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन है क्या यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार में, कुछ और क्वेश्चन है तो वो भी कवर कर लेते हैं। चलो जी, इसमें तो सीजीएल में कुछ और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करे हुए, देखता हूँ मैं अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और ऐड करें तो वो भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है जी। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और ट्राई किए हुए हैं क्या। हाँ, कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी ट्राई कर लेते हैं। कल जब आपको मैं डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा था, वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करा रहा था ना, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चन है, वो भी आपके सामने लिखूंगा, वो भी ट्राई करना है। जो डिविडेंड इक्वल्स डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाला केस करवाया था ना, उसी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा पहले। टू पॉजिटिव नंबर्स, कहा गया टू, ये पूछा गया सीरीज में पूछा गया था ये भी, ठीक है। टू पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 2001, दो पॉजिटिव नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना आता है 2001 आ रहा है। when the larger number when the larger number
is divided by a smaller number. जब आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हो, when the larger number is divided by a smaller number, the quotient is 9. जो quotient आता है वो 9 आता है एंड रिमाइंडर इज 41 और रिमाइंडर जो है वो 41 आ रहा है। ये क्वेश्चन है, दो पॉजिटिव नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस 2001 आ रहा है। जब आप बड़े नंबर को छोटे से नंबर से डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन आपके पास 9 आता है और रिमाइंडर आपके पास 41 आता है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जर नंबर इज, द सम ऑफ डिजिट ऑफ लार्जर नंबर इज, दिख रहा होगा यहाँ पे ना, ये आपको पूछा गया, इसको कैलकुलेटर करके आपको बताने का आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, दो पॉजिटिव नंबर हैं उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2001 आ रहा है। जब आप लार्जर नंबर को डिवाइड करते हो स्मॉलर नंबर से तो क्वेश्चन आपके पास कितना आता है, क्वेश्चन आपके पास 9 आता है, रिमाइंडर कितना, 41 आता है। जब आप लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करते हो स्मॉलर नंबर से, इसका मतलब लार्जर नंबर डिविडेंड हो जाएगा। आपको फॉर्मूला पता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो डिविडेंड मतलब लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करो लार्जर नंबर, डिवाइजर मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको 9 दिया हुआ है प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, रिमाइंडर 41 आ रहा है। ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है ना। और उन दोनों नंबर का जो लार्जेस्ट स्मॉलर नंबर है इनका डिफरेंस 2001 बोला हुआ है, मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कितना आ जाएगा, 2001 हमको बोल के रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि एल की मैं बात करूंगा, एल किसके बराबर हो जाएगा, एल जो है वो 2001 प्लस एस, ये एस वहां पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब एल की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है ये, है ना। तो एल की इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, 2001 प्लस एस इक्वल्स टू 9s प्लस 41 मेरे पास आ जाएगा, है ना। इस s को मैं वहां ले जाऊंगा, 41 को यहाँ पर लेके आऊंगा, जब 41 को यहाँ पर लेके आऊंगा तो वो माइनस का हो जाएगा, और जब इस s को मैं वहां पर लेके जाऊंगा तो वो भी ये माइनस का हो जाएगा। तो 2001 में से अगर आप 41 माइनस करोगे तो ये 1960 हो जाएगा, इक्वल्स टू 8s हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं s की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, 8 को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो s की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, तो 8 टू 16, 8 टू 16, 8 4 36, 8 32, 255 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो जो s की वैल्यू मेरे पास है वो कितनी आ रही है, 255 आ रही है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर में 245 आ गया है। तो लार्जेस्ट नंबर किसके बराबर हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर मुझे पता है 2001 में स्मॉलेस्ट नंबर ऐड कर लो, 2001 में 245 ऐड कर लो तो 2246 मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा। अब ये लार्जेस्ट नंबर मुझे मिल गया, इसका सम निकालना था, डिजिट्स का सम निकालना था, 2 और 2 4, 4 और 8, 8 14 मेरे पास आंसर आ जाएगा, मतलब 5 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में 14 था तो 14 करेक्ट आंसर आपको कर देना था। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है वो भी कवर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बेसिक है, ये करवाने की जरूरत नहीं, अभी करवा दिया ना ये वाला, कोई और कैटेगरी कवर कर लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ठीक है। जो थोड़े से अलग क्वेश्चन है ना वो कवर करते हैं, जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं या करवा दें वो बार बार करने की जरूरत है, एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला गया है, रिमाइंडर आपको कैलकुलेट करना है, किस केस में कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन किस तरह से वो भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे कहा गया है 1 की पावर 99 प्लस 2 की पावर 99
प्लस 3 की पावर 99। ऐसा करते करते आपको जाना है 99 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 100। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। आपको इसमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा। अब देखो ऐसे केस में क्या होता है, इतना आपको देखने को मिलेगा 3 की पावर 99, फिर 4 की पावर 99, करते करते लास्ट की अगर मैं बात करूंगा, है ना, कंटिन्यू करते करते 97 की पावर 99 रहा होगा, प्लस 98 की पावर 99 रहा होगा, प्लस 99, इस तरह से चल रहे हैं। तो यहाँ अगर अगर मैं पेयर बनाना चाहूँ, क्योंकि नीचे 100 मुझे देखने को मिल रहा है, 1 प्लस 99 क्या हो जाएगा 100, है ना। तो 100 की पावर 99 मुझे देखने को मिलेगा। फिर 2 प्लस 98 कितना हो जाएगा 100, 100 की पावर 99 मुझे देखने को मिलेगा। ये पेयर क्यों बना रहा हूँ, 1 प्लस 99 मतलब 100, ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 की पावर 99 मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, तो 0 0 आंसर आता जाएगा। फिर 2 प्लस 90 100, 3 प्लस 97 100, 4 प्लस 96 100। तो मतलब जब मैं दो दो के पेयर बनाता जाऊंगा तो हर बार मुझे 100 सम मिलता जाएगा, और 100 डिवाइड बाय 100 वो तो पूरी तरह से कट जाएगा, है ना। तो वहां पे तो कुछ टेंशन रहने वाली नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पर मेन पॉइंट हमारे पास क्या रहने वाला है, दो दो के तो पेयर बन रहे हैं, लेकिन एक नंबर बीच में ऐसा, क्योंकि 1 से लेके अगर 100 की बात करता तो दो दो का पेयर बनता, सारे पेयर खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे 1 से लेके 99 टू 99 एक नंबर मेरे पास हमें बच जाएगा जब मैं पेयर बनाता रहूंगा, क्योंकि लास्ट में अगर मैं देखूंगा, जैसे 41 ले लो और ऐसे 49 ले लो, तो यहाँ पे मेरे पास 100 देखने को मिल रहा है। तो यानी कि अगर मैं करते रहूंगा तो 50 नंबर मेरे पास आएगा, 50 की पावर 99, जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50 है ही नहीं। यहाँ पे 99 के बाद क्या हो रहा है, डायरेक्ट 99 को कोई नंबर मुझे नया देखने को मिल ही नहीं रहा। तो 55 में कुछ भी ऐड करके 100 मेरे पास बन ही नहीं रहा। तो इसका मतलब 50 की पावर 99 अपॉन 100 ये मेरे पास बच जाएगा। और आपको पता है 100 का 50 से डिवाइड करके रिमाइंडर मार्क्स 50 ही आ जाएगा। तो जीरो की पावर कुछ भी करो, जीरो की पावर कुछ भी करो, आंसर कितना आता है, जीरो आता है। क्योंकि जीरो हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इनकी पावर कुछ भी हो जाएगी। यूनिट डिजिट पे जब ये होंगे, पावर कुछ भी लेकर आओ तो रिमाइंडर सेम ही रहने वाला है, मतलब यूनिट डिजिट सेम ही रहने वाला है। तो जीरो की पावर कुछ भी कर लो, जीरो ही आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कवर करना था, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। यहाँ पर कहा गया है, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट निकालना है। नंबर है 684 मल्टीप्लाइड बाय 917 मल्टीप्लाइड बाय 618 मल्टीप्लाइड बाय 263। इसमें यूनिट डिजिट निकालना है, लास्ट क्वेश्चन आज का। हाँ जी, लास्ट एक वीक से क्लासेस सुबह ही चल रही है। लास्ट एक एक वीक हो गया जब से सुबह से मैं क्लासेस कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। कल की क्लास मिस हो चुकी थी, बाकी डेली बेसिस पे सुबह ही क्लास चल रही है आपकी। इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। ये सेट का जो एग्जाम होता है वहां पर पूछा गया क्वेश्चन था। हमें फोकस लास्ट पे करना होता है। तो 4 को 7 से अगर 28, हमारे काम का 8 है। 8 को 3 से अगर 24, हमारे काम का 4 हो जाएगा। तो 8 को 4 से अगर 32, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज जो हमने सेट है वो कंप्लीट कर लिए। अब किसी तरह का डाउट होगा, लास्ट के 2-3 मिनट में लाइव रहूंगा, पूछ लो, फिर सेशन को एंड कर लेंगे। किसी भी तरीके का डाउट होगा पूछ लो, फिर हम सेशन को एंड कर लेंगे इसके बाद, ठीक है।